गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम आपका चैप्टर 4 का पाठ का नाम है चिट्ठी के अक्षर पढ़ेंगे। चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसमें सुंदर लेख के बारे में बताया गया है, सुंदर राइटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। ठीक है। सुबह का 10 बज रहा है। डाक से चिट्ठी आई है, यानी कि डाकिया ने चिट्ठी भेजी। डाकिया चिट्ठी पहुंचा करके गया है, पत्र पहुंचा कर गया है कि और वो लिफाफा जब खोले तो उसमें एक वाक्य लिखा था कि आप मेरे अखबार के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, समाचार पत्र के लिए एक कविता भेज दीजिए। और नीचे संपादक यानी अखबार के जो वो होते हैं, मालिक होते हैं, उसके बारे में सब कुछ उनका सिग्नेचर था, हस्ताक्षर थे, और नाम था उस संपादक का महिपाल सिंह। चिट्ठियाँ तो बराबर आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही सुंदर थी और हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा जान पड़ता था। स्वाभाविक है कि हम लोग भी किसी की सुंदर राइटिंग को, लेख को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, ये कितनी खूबसूरत इसकी राइटिंग है। तो ऐसे ही महिपाल सिंह की जो राइटिंग थी वह बहुत ही सुंदर थी। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि चिट्ठियाँ तो आती रहती हैं, बहुत सारी चिट्ठी मैंने देखी, पर इस चिट्ठी ने मेरा मन मोह लिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो चिट्ठी आई थी वह बहुत ही खूबसूरत थी और लगता था कि वह राइटिंग बहुत ही हर एक तरफ मतलब मोती के जैसे सुंदर और अच्छे लग रहे थे। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह कितनी सुंदर जो है लिखावट है। जो महिपाल सिंह जी इनसे कविता मांगे थे, तो जब कविता मांगे तो उनसे उनकी कोई खास दोस्ती नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी। ठीक है। लेकिन उनकी राइटिंग जब उनको देखे, उनकी हैंड राइटिंग, उनकी लिखावट, तो उनके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, वाह कितनी सुंदर लिखावट है, कितनी सुंदर इनकी हस्तलेख है। कविता अखबार में छपी, जिसका अंक मेरे पास आया। इन्होंने कविता भेजी महिपाल सिंह के पास, जिसका एक प्रति इनके पास आई। पूरे 32 पृष्ठ का साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक अखबार मतलब कि सप्ताह में जो एक बार अखबार छपता है और लोगों के पास जाता है, ग्राहक के पास, उसे हम साप्ताहिक अखबार कहते हैं। और वह 32 पेज यानी 32 पृष्ठ का था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें थीं। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सारी बातें थी। उस पत्र में, उस अखबार में, समाचार पत्र में गांव के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी और काफ़ी अच्छे और सुंदर सुंदर समाचार उसमें दिए गए थे। और किसानों के बारे में वह बहुत ही उपयोगी समाचार पत्र था। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। मैंने उनके अखबार को जब देखा तो मुझे, कौन कह रहा है, ये वह लेखक कह रहे हैं जिन्होंने उनके लिए कविता भेजी थी महिपाल सिंह के पास। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब देखा कि अरे ये समाचार पत्र में तो हर तरह से जानकारी मिल रही है, तो उन्होंने एक कविता और भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। ठीक है। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी। वे कभी कविता मंगवाते और कभी कहानी मंगवाते।
मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा हो गया। लगभग साल 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका इधर कभी आना हो तो मेरे घर ठहरने की कृपा अवश्य करिएगा। हुआ क्या कि बार बार कविता भेजने के दौरान ये लोग एक दूसरे से पत्र के द्वारा बातचीत करने लगे। बातचीत करने के दौरान एक दूसरे से चिट्ठियों के दौरान ही विचार विमर्श हुआ और एक दूसरे के प्रति इन लोगों के मन में सद्भावना और प्रेम जग गया। तो फिर महिपाल सिंह जी ने एक चिट्ठी में बताया कि अगर आप कभी भी इधर आइएगा तो मेरे यहाँ ही रुकिएगा, मेरे घर में ही रुकिएगा। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया कि यदि इधर आना हुआ तो आपके दर्शन ज़रूर करूँगा। हाँ, मैं आऊँगा, आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। ठीक है। संयोग की बात 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर जाना पड़ा, यानी कि राइटर को, लेखक को उधर जाना पड़ा। राइटर अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। नियत तिथि पर यानी सही समय पर जो लेखक थे वह शादी में सम्मिलित होने के लिए गए और जब बारात से छुट्टी पा गए तो महिपाल सिंह के घर गए। महिपाल सिंह घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। जो लेखक थे जिन्होंने कविता हमेशा महिपाल सिंह जी को भेजी, वह शादी के बाद उनके घर पहुँचे। जब वो गए तो देखे कि वह मेज पर बैठ कर के कुछ लिख रहे हैं। वह दरवाजे पर खड़े होकर पूछे, क्या महिपाल सिंह हैं? महिपाल सिंह जी ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखा। आप कौन हैं? लेखक की ओर देख करके महिपाल सिंह जी पूछे कि आप कौन हैं? तो लेखक जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। क्षमा क्यों मांगे? कि इन्होंने प्रश्न किया था कि कौन हैं आप, इसीलिए क्षमा मांगे। और चिट्ठी के दौरान, बातचीत के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण प्रेम हो गया था, जिसके कारण जब महिपाल सिंह जी के घर अखिलेश शर्मा यानी कि लेखक पहुँचे तो दोनों एक दूसरे को खुशी के मारे गले लगा लिए। अचानक से वह लेखक कुछ कहना ही चाह रहे थे कि उनकी दृष्टि उनके हाथों पे पड़ी। किसकी दृष्टि? लेखक की दृष्टि, अखिलेश शर्मा की दृष्टि महिपाल सिंह के हाथों पे पड़ी। उनका एक ही हाथ था, बायां हाथ कंधे से कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है कोई नहीं जान सकता। कहने का मतलब ये है कि जब लेखक महिपाल सिंह जी का एक हाथ ही देखे, बायां हाथ, और दायां हाथ कटा हुआ देखे, जो कंधे से कटा हुआ था, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनके इस बात को भांप लिए कौन? महिपाल सिंह जी समझ गए कि हो न हो ये मेरे कटे हाथ के बारे में कुछ सोच रहे हैं। इधर लेखक क्या हुआ कि सोच रहे थे कि अरे, इनका तो दायां हाथ कटा हुआ है, बायां हाथ इनके है, तो क्या बाएं हाथ से इतना सुंदर लिखा जा सकता है? इतनी सुंदर हस्तलिखित उनकी राइटिंग होगी, उनका सुलेख होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हुए महिपाल सिंह जी बोले, उनका संकोच दूर करते हुए बोले कि इस जीवन में कुछ भी हो सकता है, हम इसकी जानकारी हम लोग को नहीं रहती है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था, क्या आदमी बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है? लेखक पूछते हैं अखिलेश शर्मा कि सचमुच आप मेरे मन की बात जान गए। आप बाएं हाथ से इतना सुंदर लिख सकते हो? महिपाल सिंह जी ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो दाएं
हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। महिपाल सिंह जी ने स्पष्ट किया कि दाएं बाएं से कुछ नहीं होता है। आप जिस भी हाथ से अपना जिस भी कार्य का अभ्यास करेंगे आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, ये आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप किस हाथ से अपने काम को करते हैं। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह जी के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब आप बाएं हाथ से कब से लिखते हैं? सिंह जो लोग होते हैं उनको ठाकुर भी बोलते हैं लोग। तो जब लेखक हाथ मुंह धो लिए, ठीक है, तो महिपाल चाय वाय पीने लगे, तब पूछते हैं वो कि ठाकुर साहब आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं, मतलब कितने दिन हुआ कि आप बाएं हाथ से लिखते हो? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। तब उन्होंने बताया कि मैं फौज में था। फौज मतलब सेना में था। सेना में मैं क्या था? निशानेबाज था और मैं अपने दोनों हाथों से बहुत अच्छा निशाना लगाता था। ठीक है, और निशाना मारने के वो बहुत ही अभ्यस्त थे, बहुत ही तेज़ थे, इसीलिए उनको फौज में निशानेबाज का जो है ओहदा मिला था। कुल मिलाकर कहानी में एक अखबार के जो है वो संपादक होते हैं और एक लेखक होते हैं। लेखक से संपादक महोदय कविता मांगते हैं। कविता मांगने के दौरान दोनों की दोस्ती होती है और लेखक महिपाल सिंह यानी कि संपादक महोदय के घर आते हैं। घर आने के दौरान उन्हें पता चलता है कि महिपाल सिंह जी का दायां हाथ नहीं है, वह बाएं हाथ से ही लिखते हैं। तब उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि बाएं हाथ से इतने सुंदर तरीके से क्या लिखा जा सकता है। इसी दौरान संपादक महोदय महिपाल सिंह जी बताते हैं कि वह सेना में भर्ती थे और सेना में वह निशानेबाज के स्थान पर थे और वह निशाना दाएं और बाएं दोनों हाथों से बिल्कुल सटीक निशाना यानी कि सही निशाना लगाते थे। जहां उनको मारना था वहीं वह मारते थे। संयोग की बात थी, आगे वह महिपाल सिंह जी बताते हैं कि संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना था। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। तब उन्होंने बताया कि मैं निशाना लगा ही रहा था, तभी अचानक से मेरे दाएं हाथ के पास आ करके एक बम फट गया और बम फटने के दौरान उनका एक हाथ जो है वो पूर्ण रूप से दायां हाथ जख्मी हो गया। तो महिपाल सिंह जी बताए कि एक ऐसा समय था जब मुझे मोर्चे पर जाना पड़ा और जो आक्रमणकारी सेना थी, दुश्मन की सेना, ठीक है, मैं उनको गोलियों से निशाना बना रहा था। अचानक से ही एक बम उनके दाहिने हाथ के पास आ कर के जो है वह दग गया और उनका जो दाहिना हाथ था वह कंधे से उड़ गया। ठीक है, वो आगे बताते हैं कि मैं गिर पड़ा, मुझे अस्पताल ले जाया गया, महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। ठीक है, दाएं हाथ उनके जाने के बाद जो है वह कितने दिन तक, महीनों मतलब बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, पड़े रहे। स्वाभाविक है कि बम से चोट लगने के बाद इंसान तो बचता नहीं है, लेकिन उनके प्राण तो बच गए, पर उनका दायां हाथ जो है उनके शरीर से जो है हट चुका था, उड़ चुका था, निकल चुका था। तो अब उनके पास जो है मात्र बायां हाथ रह गया था और अब वह चूँकि शरीर में उनके एक पार्ट नहीं रह गया था, हाथ नहीं रह गया था, तो सरकार जो है उनको सेना में कैसे रखती, क्योंकि सेना में तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए सरकार क्या की कि उनको जो है पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दी, यानी उनको रिटायर कर दी, पर उनको पेंशन मिलने लगा। मतलब वो जब तक जीवित रहेंगे
उनको एक निश्चित अवधि तक कुछ रुपया मिलता रहेगा, निश्चित रुपया मिलता रहेगा, मतलब इतने रुपए इतने समय तक आपको मिलेगा, जब तक आप जीवित रहोगे। आपके खाने पीने का खर्चा सब आप उसमें अच्छे से अपना निकाल लोगे। तो वही पेंशन हो गया उनका, ठीक है। तो सरकार, उसके बाद सरकार ने मुझसे पूछा कि सेवा से मुक्त होने पर कौन सा काम करूँगा। गवर्नमेंट ने यह भी पूछा, सरकार ने यह भी पूछा कि आप जब सेवा मुक्त हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, तो आप क्या खाली बैठोगे या कुछ काम करना चाहोगे। क्योंकि जो सेना के जो होते हैं वह बहुत ही कर्मठी होते हैं और वो आराम से बैठना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं आगे का जीवन भी अपने देश में, अपने समाज की सेवा में लगाऊं। तो हाथ चला गया तो क्या हुआ, लेकिन उनके पास हिम्मत तो बाकी थी ना। तो सरकार इसीलिए पूछी, तब उन्होंने बताया कि मैं, मतलब वो उत्तर दिए कि मैं पहले कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। जब सरकार देखी कि इनके अंदर एक जज्बा है, ये हार नहीं मानना चाहते हैं और ये एक अखबार खोलना चाहते हैं कुछ जानकारियों को प्राप्त करने के बाद, तो सरकार ने उसका पूरा जो है उनको हेल्प की, उनकी सहायता की अखबार निकालने में, ठीक है। उनके पढ़ाई लिखाई में बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं उसमें। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। महिपाल सिंह जी आगे बताते हैं कि मैं घर आया और घर आकर मैं बाएं हाथ से प्रैक्टिस करने लगा, अभ्यास करने लगा, प्रयास करने लगा, क्योंकि उनका दाएं हाथ तो चला गया था। 4-5 साल तक वह प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास करते रहे, संघर्ष करते रहे अपने बाएं हाथ से लिखने की। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी और लेख लिखे। वे सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने आगे बताया कि मैंने बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं और लेख भी लिखे हैं, ठीक है। वे सभी मेरे पास हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया तो अखबार निकालने लगा। महिपाल सिंह जी आगे बताते हैं कि मैंने इतना प्रयास किया और प्रयास करने के दौरान ही मेरी लिखावट जो है वो बहुत अच्छी हो गई और मैं लिखने में इतना निपुण हो गया, इतना अच्छा हो गया, तब मैंने अखबार निकालने का जो है फ़ैसला किया। अब आप देख ही रहे हैं, पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात ख़त्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक का अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकाल कर मेरे सामने रख दी। यानी कि लेखक के सामने जो है 4-5 साल तक उन्होंने जितनी भी प्रैक्टिस अभ्यास के दौरान कविताएं, कहानियाँ, लेख ये सब लिखे, वो सब ला करके अलमारी से निकाल करके लेखक के सामने रख दिए कि देखिए ये मेरा जो है अभ्यास के दौरान का लिखावट का अलग अलग तरह का नमूना है, ठीक है। रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए, फिर गोल गोल सुंदर अक्षर, सांचे में ढले हुए अक्षर। लेखक के सामने जब वो रचनाएं रखे तो वह देखने लगे। टेढ़े मेढ़े अक्षर, टेढ़े मेढ़े मतलब कहीं क जा रहा है, कहीं ख जा रहा है, कहीं म जा रहा है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से सटीक नहीं मिल रहे थे। दूर दूर अक्षर, अक्षर पास में नहीं बैठते, क्योंकि वह बाएं हाथ से प्रयास कर रहे थे। तो बाएं हाथ से आप भी लिखोगे, जिनको हैबिट नहीं होगी वो बाएं हाथ से लिखेंगे तो अक्षर बिल्कुल लगेगा कि एक नया बच्चा लिखना स्टार्ट किया है, वो बैठेगा ही नहीं। तो ऐसे ही अलग अलग अक्षर बनते रहे, एक साथ उनका जो है मिलान नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा अगले पेज में, फिर उसके बाद के पेज में, फिर उसके बाद के पेज में कि उनके अक्षर फिर गोल गोल सुंदर, यानी बहुत प्यारे प्यारे
सांचे में ढले हुए सुंदर सुंदर अक्षर दिखने लगे। और वह मुग्ध होकर बोले, कौन? लेखक। लेखक बोले, मैं मुग्ध होकर बोला, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, मगर आज आँखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। लेखक जो है वह बता रहे हैं कि ठाकुर साहब मतलब महिपाल सिंह जी, आपके अक्षरों को, आपके अभ्यास को, मैं आपके प्रयास को देखकर मैं बहुत ही मंत्रमुग्ध हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और खुश होकर मैंने आज वो जो कहावत है कि रसरी आवत जात से सिल पर निशान, मतलब कि जो कुएं का जगत होता है, कभी कोई आप लोग कुआं देखे होंगे तो कुएं पर का जो गोल गोल जगत होता है उस पे रस्सी से निशान हो जाती है, गहराई, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कहने का मतलब है कि किसी भी कार्य को अगर हम बार बार करते हैं, अनेकों बार करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस कार्य में क्या हो जाते हैं? अभ्यस्त हो जाते हैं। वह कार्य हमारे लिए बिल्कुल ही मतलब हम उसके लिए बिल्कुल अभ्यस्त हो जाते हैं, बहुत अच्छे से उस काम को हम करने लगते हैं। तो रस्सी ने पत्थर पे निशान बना दिया, गड्ढा कर दिया, ठीक है। आती जाती रस्सी ने पत्थर पर निशान बना दिया। तो यह मैंने आपके प्रयास को देख करके आज प्रत्यक्ष आँखों के सामने आपके प्रयास को देखकर मैं इस चीज़ को जान गया हूँ, ये अभ्यास से ही सब कुछ हो सकता है। और इतना कहने के बाद महिपाल सिंह जी से लेखक जी ने, अखिलेश शर्मा जी ने विदाई ले ली। तो बच्चों, आप इस कहानी से इतना तो समझ ही गए होंगे कि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। वो तो बाएं हाथ से इतनी उम्र होने के बाद, बायां हाथ खोने के बाद वह बाएं हाथ से प्रयास किए तो इतनी सुंदर उनकी राइटिंग बन गई। हम लोग जब छोटे होते हैं तो एक छोटा बच्चा भी तो लाइन बनाना शुरू करता है, तो आड़ा बेड़ा तिरछा, छोटा बड़ा हर तरफ से बनाता है। और बनाते बनाते एक दिन वह बच्चा कितना खूबसूरत सा लिखने लगता है। तो वह बच्चा भी तो अभ्यास से ही करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभ्यास से कोई काम करेंगे, हमेशा उसका प्रयास करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो हार नहीं मानना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास से ही हमारी सफलता हमको मिल सकती है। आप लोग इस चैप्टर का, इस पार्ट का प्रश्नोत्तर वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।